Hello students, let's continue solution chapter further and topic for today's class is evaporation and vapor pressure. ये दोनों टर्म्स से हम फेमिलियर हैं. हमने जब लिक्विड स्टेट डिस्कस करी थी तो हमने लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी उसमें से ये दो प्रॉपर्टीज और हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी कि इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर ये लिक्विड शो करते हैं. अब वेपर प्रेशर क्या है? तो वेपर प्रेशर मीन सिंपल सी बात है कि वेपर्स का प्रेशर, वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर. अब वेपर्स आएंगी कहाँ से? जब हम कोई लिक्विड लेते हैं उसको अगर हम छोड़ दें ऐसे ही, अगर उसको हम हीट करना शुरू करें तो हमें पता है कि वो इवेपोरेट करता है. वो इवेपोरेट करता है यानी वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में आ जाता है. और इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. यानी द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो जब इवेपोरेशन होगा, लिक्विड वेपर स्टेट में आएगा तो वो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, प्रेशर शो कर रही होंगी, दैट प्रेशर इज ओनली कॉल्ड वेपर प्रेशर. अब सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर यहाँ पर है और ये कंटेनर ओपन है, ठीक है, यानी हमने इसको किसी लिड से कवर नहीं किया है. एक ओपन कंटेनर लिया और उसमें हमने यहाँ पे एक लिक्विड ले लिया. ये लिक्विड के हमारे मॉलिक्यूल्स हैं. लिक्विड कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, डाइथाइल ईथर हो सकता है, हम कोई भी लिक्विड ले सकते हैं. और अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया या अगर हमने उसको हीट करना शुरू किया तो व्हाट विल हैपन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे. अब क्वेश्चन आता है कौन से मॉलिक्यूल्स? ये जो लिक्विड हमने ले रखा है इस कंटेनर में, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं. एक मॉलिक्यूल्स जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल, और दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ यू कैन सी सरफेस पे प्रेजेंट हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं? सरफेस मॉलिक्यूल्स. और ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली यही इवेपोरेट करते हैं, यही इवेपोरेट करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि यही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट क्यों करते हैं? तो बिकॉज ऑफ टू रीजंस, दो रीजन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेशन का फिनोमेना शो करेंगे. यानी फिर से बात कि इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस. अब वो दो हमने जो बात करी फैक्टर्स जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर रहे हैं, वो दो फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, पहला फैक्टर क्या है कि अगर हम कंपेयर करें सरफेस मॉलिक्यूल्स और बल्क मॉलिक्यूल्स को तो हमें पता है कि बल्क मॉलिक्यूल पे सारे मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में होंगे उसमें कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे होंगे. लेकिन जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें चारों डायरेक्शन से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है. लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं हमें पता है उसमें सिर्फ ये अंदर की तरफ से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, ऊपर की तरफ से नहीं है. तो यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो कम लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. फर्स्ट इज लेसर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उस पे कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. अब दूसरा, हमें पता है कि लिक्विड्स जो हैं एक एनर्जी शो करते हैं. अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो जो एनर्जी शो करते हैं वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक थ्योरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो जो लिक्विड्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी लग रही है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं लग रही होती है. कुछ मॉलिक्यूल्स पे कम लग रही होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स पे मॉडरेट होगी और कुछ मॉलिक्यूल्स पे बहुत ज्यादा होगी. यानी कुछ मॉलिक्यूल्स जो उस लिक्विड के अंदर होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी. और वो लिक्विड्स हमारे कौन से होंगे? वो लिक्विड्स हमारे यही होंगे जो सरफेस पे प्रेजेंट है. सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल्स से, यानी जो बल्क के मॉलिक्यूल्स हो गए, दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है मॉलिक्यूल्स को, सरफेस और बल्क. तो सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर है किससे? बल्क मॉलिक्यूल से, ठीक है. इनकी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये मूव करके सरफेस पे पहुंचे. तो कौन से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन का फिनोमेना शो करते हैं? तो सरफेस मॉलिक्यूल्स, यानी लिक्विड के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं वो इवेपोरेशन का फिनोमेना शो करेंगे. और किस रीजन की वजह से वही मॉलिक्यूल शो करते हैं? तो हमने पहला रीजन बात करी कि उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, ठीक है. जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उसको सिर्फ अंदर वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो लेसर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. और दूसरा जो रीजन हमने बात करी वो है हाई काइनेटिक एनर्जी. सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बल्क.
तो सेकेंड हमारे पास फैक्टर आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स, राइट। तो एक टेम्परेचर पे यानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, कोई भी एक गिवन टेम्परेचर पे हम बात करें, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। ये अलग बात है कि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, ठीक है, बट वो दे पजेस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बल्क मॉलिक्यूल्स से ज्यादा है, राइट। अब व्हाट विल हैपन कि अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, लिक्विड को अनकवर्ड है, ये हमने कवर नहीं किया है, अनकवर्ड है, और हमने ओपन वेसल में हम यह कह सकते हैं हमने लिक्विड को लिया है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, धीरे धीरे यहाँ से सारे के सारे स्केप कर जाएंगे, वेपर्स बनेंगे और वेपर बन के स्केप कर जाएंगे। अब जब ये स्केप कर जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास वेपर्स ही नहीं है, वो सारी स्केप कर चुकी हैं, तो हम उनके वेपर प्रेशर की बात नहीं कर पाएंगे। तो वेपर प्रेशर के लिए अगर वेपर प्रेशर को हमें लेना है, वेपर प्रेशर को कंसिडर करना है या कैलकुलेट करना है, तो हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है कि जो भी लिक्विड लेना है उसको हमें एक क्लोज कंटेनर के अंदर लेना है। दो तरह के कंटेनर्स की हम बात करते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड, राइट। हम क्लोज कंटेनर के अंदर लेंगे या फिर हम ये कहें कि हम इसी कंटेनर को किसी लिड से कवर कर देंगे। अब यही अगर हम एक क्लोज कंटेनर ले लें, यानी जो कंटेनर है वो देखिए ऊपर से सील कर दिया है और उसके अंदर हमने एक लिक्विड फिल किया हुआ है, और ये लिक्विड पे या लिक्विड के अंदर ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। इनको अगर हम यहाँ पे हीट करना शुरू करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे कंटेनर क्लोज्ड है, तो हमें पता है एक और प्रोसेस होता है, जब हम लिड से कवर कर देते हैं कंटेनर को, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वेपर्स हैं, जब वो जाके स्ट्राइक करती हैं लिड के साथ, तो वो क्या होती हैं, वो वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी वहां पे हमें एक और फिनोमेना देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक लिक्विड है और उसको अगर हमने हीट करना शुरू किया, या ये कहें कि वो धीरे धीरे क्या होगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। और अगर ये इवेपोरेशन का फिनोमेना एक क्लोज कंटेनर के अंदर हो रहा है, तो ये वापस वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब जैसे जैसे ये इवेपोरेशन का प्रोसेस या इवेपोरेशन का फिनोमेना इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो वेपर्स का फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज करता जाएगा, या फिर ये कहें कि कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा, वेपर्स बढ़ेंगी हमारी, वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एज इवेपोरेशन प्रोसीड्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर स्टेट इंक्रीजेस एंड इन टर्न द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। और फिर होगा क्या, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों बराबर हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये डबल हेडेड एरो बनाया है, रिवर्सिबल दिखाया है हमने इस प्रोसेस को। और अगर आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर याद हो तो हमने वहां पे भी बात करी थी कि इक्विलिब्रियम कौन सी रिएक्शंस में आता है, जो रिवर्सिबल इन नेचर होती है। इररिवर्सिबल रिएक्शन में हमें इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा या इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी जितनी स्पीड से वेपर्स से लिक्विड बन रहे हैं, रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी इक्वल टू किसके बराबर, रेट ऑफ इवेपोरेशन के, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों तरफ जो प्रोसेस है वो इक्वल स्पीड से चलेगा, और उसी को ही हम बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन एक चीज है, एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए कि कंटेनर जो है वो क्लोज होना चाहिए। अगर ओपन कंटेनर होगा, मॉलिक्यूल्स हमारे सारे यहाँ से स्केप कर जाएंगे, तो जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होके वापस लिक्विड नहीं बना सकती। तो ये जो प्रोसेस है या जो इक्विलिब्रियम है, ये किस में अटेन होगा, क्लोज कंटेनर में अटेन होगा। और ये हमने पहले भी पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि इक्विलिब्रियम तभी आता है जब रिएक्शन हम किस में परफॉर्म कर रहे हो, एक क्लोज कंटेनर के अंदर या क्लोज वेसल के अंदर परफॉर्म कर रहे हो। ऑलराइट, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर को, कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम। ये इन इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आनी चाहिए तभी वेपर प्रेशर की बात होती है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स ऑन विच दिस वेपर प्रेशर डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, जिसमें से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट
फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड्स, कि हमारे लिक्विड्स किस तरह का है या हमारे लिक्विड्स का नेचर क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, देखिए आपको पता है कि हमारे पास जो अलग अलग लिक्विड्स हैं उनमें जो हम बात करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की या फिर कोहेसिव फोर्स जिसे हम बोलते हैं, वो कोहेसिव फोर्सेस सेम नहीं होते, है ना। जैसे वाटर है और डाई मिथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर अगर हमारे पास है, अगर हम वो ले लें तो वाटर और डाई इथाइल ईथर, ठीक है, अगर ये दो लिक्विड्स हमारे पास हैं, ठीक, एक और ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल भी ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, ये सारे लिक्विड्स हैं, और लिक्विड्स में जो भी हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे वो इसमें ही मिलेंगे, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएंगे लिक्विड टू लिक्विड। वाटर में हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो वाटर में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, और अगर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है तो ये आसानी के साथ वेपर फॉर्म में नहीं आएगा, राइट। इन दोनों से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ईजिली ये वेपर फॉर्म में नहीं आएगा, और अगर ये वेपर फॉर्म में नहीं आएगा तो अगर हम इसके वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बाकी दोनों से कम आएगा। अब डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल को अगर देखें तो इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, जिसकी वजह से अल्कोहल लिक्विड स्टेज में हमारा एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल में भी OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। तो डाई इथाइल ईथर के कंपैटिबली जो हमारा इथाइल अल्कोहल है वो इजिली वोलेटाइल नहीं होगा या फिर वो वेपर फॉर्म में नहीं आएगा, और अगर वो वेपर फॉर्म में नहीं आ रहा है यानी हाई टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में आ रहा है, आएगा, नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, टेम्परेचर हमें हाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो एक ही सेम टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे तो डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल में जो इथाइल अल्कोहल होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा और डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, लिक्विड के टाइप पे डिपेंड कर रहा है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या एक गिवन टेम्परेचर पे अलग अलग लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता। और क्यों डिफरेंट होता है, हमने देखा कि हर मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग कोहेसिव फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लिक्विड्स अलग अलग वेपर प्रेशर शो करेंगे एक सेम टेम्परेचर पे। जैसे कि अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, एट 40 डिग्री सेल्सियस, राइट, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का वेपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वो है 55, हमने एक वैल्यू ले ली। डाई इथाइल ईथर है डाई इथाइल ईथर है 921.1 और इथाइल अल्कोहल है 135.3, राइट। तो एक गिवन टेम्परेचर पे आप देख सकते हो कि किसका सबसे ज्यादा आ रहा है वेपर प्रेशर, डाइथाइल ईथर का, उसके बाद है इथाइल अल्कोहल, और सबसे कम जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो वाटर का आ रहा है, राइट। ये जो हमने वैल्यूज ली हैं इनकी यूनिट है mm ऑफ मर्करी, यानी जो प्रेशर की यूनिट ले रहे हैं वो है mm ऑफ मर्करी, राइट। तो अब क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हर लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम नहीं होता, लिक्विड के वेपर प्रेशर्स जो होते हैं अलग अलग लिक्विड के वेपर प्रेशर्स अलग अलग होते हैं। अब ऐसे सारे लिक्विड्स जो आसानी से वेपर्स में आ जाएं, यानी आसानी से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएं, उनके वेपर प्रेशर हाई होंगे और ऐसे लिक्विड्स को हम बोलेंगे वोलेटाइल लिक्विड। तो जो डाई इथाइल ईथर है बाकी दोनों लिक्विड के कंपैटिबली अगर हम बात करें तो ये हाईली वोलेटाइल है और उसको हम बोलेंगे वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड। तो लिक्विड के वोलेटाइल नेचर को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसके वेपर प्रेशर से कंपेयर कर सकते हैं। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा वो ज्यादा वोलेटाइल इन नेचर होगा। अब ये जो वेपर प्रेशर है अगर हम बात करें ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एज यू कैन सी कि वाटर, डाइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे, ठीक है। लिक्विड के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं लिक्विड स्टेज में वो तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वाटर के अंदर क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इन दोनों के कंपैटिबली, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी और मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से क्या होगा,
जो इसका वोलेटाइल नेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा, और वोलेटाइल नेचर डिक्रीज करेगा तो साथ ही साथ क्या करेगा, उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। तो वोलेटाइल नेचर को हम बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, वेपर प्रेशर के। जैसे जैसे वोलेटाइल नेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज होने की वजह से, यानी अलग अलग लिक्विड में अलग अलग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो हमारा चेंज हो रहा है। तो वेपर प्रेशर और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम रिलेट करें तो हम रिलेशनशिप यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर, जिसको हम लिख रहे हैं Vp, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी जैसे जैसे लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। वाटर के अंदर मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, इसके लिए इसका वेपर प्रेशर कम आ रहा है कंपैरेटिवली इथाइल अल्कोहल और डाइइथाइल ईथर के। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो पोलर इन नेचर होंगे, यानी उनका पोलर नेचर आएगा, राइट, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, पोलर इन नेचर होंगे। जैसे वाटर जो है वो हमारा क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। इथाइल अल्कोहल भी जो है वो पोलर इन नेचर होता है। ठीक है, उसमें OH ग्रुप भी रिप्लेस हो जाता है और H+ भी रिप्लेसेबल, H+ भी प्रेजेंट है, लेकिन डाइइथाइल ईथर में ऐसा नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पोलर इन नेचर होंगे, राइट, तो उसमें कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, और अगर कोहेसिव फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनके वेपर प्रेशर्स कम होंगे। और वही अगर हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या ये लेस पोलर मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के जो वेपर प्रेशर्स होंगे वो वाटर से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे पोलर नेचर हमारा बढ़ रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, वैसे वैसे उसके वेपर प्रेशर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगेन वेपर प्रेशर, और अगर पोलर नेचर में बात करें जो हमारा एक्चुअली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है, अगर हम उनमें बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप आ रही है। सो दिस इज अबाउट इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर को अगर हमें मेजर करना हो तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन सा एपरेटस यूज करते हैं, तो दैट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर की हेल्प से हम वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।